अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। 9th क्लास के बायो की लेक्चर सीरीज में हम बायो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। पहले दो लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन लिया, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा, फिर लिपिड्स और प्रोटीन्स को पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और सारी एक्सरसाइज को रिव्यू करेंगे। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो डिटेल से सारी वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये चीजें समझ में आ सकें। और जो इससे पहले लेक्चर हो चुके हैं वो आप लोग हमारे एमके प्रिपरेशंस के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ बताता चलूं कि बायो कवर करना बहुत जरूरी है उन तमाम सीटों के लिए जो बॉटनी, बायो और जोलॉजी बेस्ड होती हैं। तो वहां पर ये चैप्टर्स कवर करना बहुत जरूरी है। एमके प्रिपरेशन से उनके सेशंस में तैयारी करवाई जाती है। उनको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम जॉब्स, चाहे वो वन पेपर बेस्ड हो या सब्जेक्ट बेस्ड हो, उनकी तैयारी के लिए भी एमके प्रिपरेशन मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। तो उनकी तैयारी के लिए भी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करके किसी भी जॉब के इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कस करने को। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये बायोमोलिक्यूल्स हैं जो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से। जिस तरह आपने कहा था कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, तो यहां पर यह है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इन्हें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कह देते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड्स का एक और नाम बन सकता है। तो हम न्यूक्लियोटाइड के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर ये चीजें देखेंगे। यहां पर मैं बताता चलूं कि न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लिक एसिड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस में डिस्कवर हुए थे और एसिडिक इन नेचर थे, नेचर वाइज एसिडिक थे, तो इनका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। तो जिस तरह हमने प्रोटीन में कहा था कि अगर हमें अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो बहुत सारी चीजें सीखने में आसानी रहेगी। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। एक चीज तो है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। अब न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में पेंटोज शुगर का फर्क होता है। आरएनए के अंदर पेंटोज शुगर है राइबोज जिसके अंदर 5 कार्बन हैं। डीऑक्सीराइबोज, इसमें भी 5 कार्बन हैं। तो कार्बन की तादाद के हिसाब से तो ये दोनों बराबर हैं। लेकिन उसके बाद फर्क ये आ जाता है कि यहां पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है डीऑक्सीराइबोज में। तो ये शुगर जो हमने बनाई है ये राइबोज है और उसके मुकाबले में ये वाली जो शुगर हम बना रहे हैं ये हमारे पास है डीऑक्सीराइबोज। इसमें अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 2 पर, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, ये 3, 4 और 5। कार्बन नंबर 2 पर जो OH ग्रुप था उसकी जगह अब सिंपल हाइड्रोजन है। तो ये एक ऑक्सीजन कम होगी, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, यानी कि ऐसी राइबोज जिसमें एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज क्या है? 5 कार्बन वाली शुगर, आप उसे पेंटोज शुगर कहेंगे। आरएनए के अंदर वो राइबोज होगी और डीएनए के अंदर वो डीऑक्सीराइबोज होगी। दूसरी चीज है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस जो है इनमें भी वैरायटी है, कुछ बड़ी शुगर बेसिस हैं, कुछ छोटी हैं। जो बड़ी हैं उनके अंदर 2 रिंग्स होती हैं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर 2 रिंग्स वाला होता है, और जो छोटी हैं उनका स्ट्रक्चर 1 रिंग वाला होता है। तो ये 1 रिंग वाली नाइट्रोजनस बेस बनी हुई ये वाली। इसके मुकाबले में जो 2 रिंग्स वाली होती है उसमें बस थोड़ा सा फर्क होता है इसके मुकाबले में कि 1 रिंग जो है उसके अंदर अजाफी होती है। तो इस तरीके से वो होती है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। तो अब हम इस चीज को लेकर चलते हैं कि ये हमारे पास 2 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, डबल रिंग वाली और सिंगल रिंग वाली। डबल रिंग वाली को हम नाम देते हैं प्यूरीन्स। इसकी फेमस एग्जांपल्स हैं एडिनिन और गुआनिन। इसी तरह सिंगल रिंग वालों को हम कहते हैं पायरीमिडीन्स। इनकी एग्जांपल्स हैं साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में एक चीज तो है शुगर जो कि ये बनी हुई है, दूसरी चीज है नाइट्रोजनस बेस, तीसरी चीज है फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप जिसे आप PO4 लिख रहे हैं, अगर मैं इसे जरा बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि फास्फोरस के साथ 4 ऑक्सीजन हैं तो ये PO4 है। जिस तरफ डबल बॉन्ड है उस पर हम चार्ज नहीं लगाते, बाकी सब पर चार्ज लगा देते हैं। तो जब एक शुगर की कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ी हो
और कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट ग्रुप जुड़ा हो तो इसको हम एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से न्यूक्लिक एसिड्स बनेंगे। अब हमने न्यूक्लिक एसिड्स की दो टाइप्स पढ़नी है। पहली टाइप है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे आप डीएनए कहते हो, दूसरी टाइप है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहते हो। हम पहले डिस्कस कर लेते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को। ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स से। ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं? ये होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। किस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसमें शुगर है डीऑक्सी राइबोज और नाइट्रोजनस बेसिस है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ये चार तरह की हैं। 1953 में 1953 में जेम्स वॉटसन, ये अमेरिका के बायोलॉजिस्ट थे, और ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया, यानी कि डीएनए दिखने में कैसा नजर आता है। तो डीएनए का वो मॉडल कहलाता है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। अगर हम बात करें तो इनसे 2 साल पहले रोजालिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थी, उनके साथ मॉरिस विल्कन्स एक और साइंटिस्ट थे। उन दोनों ने डीएनए का एक्सरे करके कम से कम इतना बता दिया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल है। हेलिकल यानी कि इस तरह घूमता हुआ स्ट्रक्चर, और सिंगल नहीं बल्कि डबल, कि जिस तरह दो धागे एक दूसरे के साथ लिपटे हो। तो ये डीएनए का एक्सरे किया था रोजालिन फ्रैंकलिन ने और मॉरिस विल्कन्स ने। 1951 की बात है वो, और डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया, लेकिन उस स्ट्रक्चर की सारी डिटेल्स बताई जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। और इन्होंने चूंकि सारी डिटेल बताई तो ये जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है इसका क्रेडिट हम वॉटसन और क्रिक को देते हैं। 1962 में वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला था डीएनए का स्ट्रक्चर बताने पर। नोबेल प्राइज साइंस की दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे काबिले कदर जो इनाम है वो माना जाता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट काउंट की जाती है किसी भी साइंसदान की जिंदगी में। तो 1953 में इन्होंने मॉडल दिया और 1962 में यानी कि 9 साल के बाद इनको नोबेल प्राइज मिला। ये चीजें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं कि डबल हेलिकल मॉडल की डिटेल्स क्या है। डीएनए एक डबल हेलिकल मॉडल है। अब ये एक आपके सामने बना है, हम इससे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर कुछ इस तरीके से बनेगा कि आप एक धागा बनाएंगे और दूसरा धागा उसके पैरेलल चलाएंगे, जिस तरह एक सीढ़ी के 2 सिरे 2 साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। अब इनमें क्या होता है कि डीएनए के ये जो आपको धागे इस तरह नजर आ रहे हैं ऊपर से इस तरह नीचे आते हुए, ये असल में किससे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं शुगर फास्फेट ग्रुप, शुगर फास्फेट ग्रुप, शुगर फास्फेट ग्रुप। ये एक धागा है और दूसरा धागा शुगर फास्फेट ग्रुप, शुगर फास्फेट ग्रुप, शुगर फास्फेट ग्रुप। दो अलग अलग कलर्स में दिखाए हैं, लेकिन ये एक धागा है और ये दूसरा धागा। जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो दोनों के इस तरह दरमियान में आ जाती है। तो जो दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस है एडेनिन और थायमिन होगी तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, गुआनिन और साइटोसिन होगी तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होगी। आपकी आसानी के लिए हम बस ये थोड़ी सी बेसिस शो कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक टर्न के अंदर 10-10 जोड़े होते हैं इन बेसिस के। तो ये एडेनिन और थायमिन है, यहां पर गुआनिन और साइटोसिन है। तो ये इस तरह आपस में जुड़े होते हैं। यहां से लेकर यहां तक आए ना तो 10 जोड़े इसके अंदर आ जाते हैं एक टर्न के अंदर, बल्कि यहां से लेकर यहां तक पूरा जो एक टर्न बनता है। तो इसमें 10 पेयर नाइट्रोजनस बेसिस के आ जाते हैं। तो पहली सीखने की बात क्या है? डीएनए डबल हेलिकल है दिखने में। इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। एक की डायरेक्शन अगर इस तरह है तो दूसरे की डायरेक्शन उलट है, वो इस तरह है। तो ये 2 धागे आपस में एक दूसरे से उलट जुड़े होते हैं आमने सामने आकर। दूसरी सीखने की बात यह है कि नाइट्रोजनस बेसिस दरमियान में, शुगर और फास्फेट ग्रुप्स बाहर की तरफ हैं। तीसरी सीखने की चीज क्या है कि ये एक दूसरे के गिर्द कॉइल करते हैं। चौथी बात, नाइट्रोजनस बेसिस जो आपस में जुड़ती हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाती हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। एडेनिन और थायमिन हमेशा आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगी, गुआनिन और साइटोसिन हमेशा आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो इनके दरमियान मौजूद हैं। अच्छा, एक और यहां पर बात कि ये एक शुगर और फास्फेट ग्रुप है, तो ये दूसरी शुगर और दूसरा फास्फेट ग्रुप है। तो ये जो बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड को अगले न्यूक्लियोटाइड से जोड़ रहा है, इस बॉन्ड को हमने क्या नाम देना है?
इस बॉन्ड को हमने नाम देना है फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड जो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान होगा उसे आप फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड या फिर फॉस्फो डाइईस्टर लिंकेज कहेंगे। और वो बॉन्ड जो एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरी नाइट्रोजनस बेस के दरमियान होगा इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। इसके बाद डीएनए की जो पेयरिंग है, ये नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग है, क्या इसमें मिस्टेक होती है? नहीं, मिस्टेक नहीं होती, ये हमेशा स्पेसिफिक है। हमेशा एडेनिन ने डबल बॉन्ड बनाना है थायमीन के साथ और साइटोसिन ने हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाना है गुआनिन के साथ। तो ये वाली बात यहां पे क्लियर हो गई। यहां पर एक और सीखने के लायक बात है कि थायमीन को थायमीन ही पढ़िएगा, थायामीन नहीं पढ़ना। थायामीन एक विटामिन का नाम है, उसके स्पेलिंग और होते हैं, वो THIAMIN होता है। डीएनए के फंक्शंस क्या है, डीएनए हमारी बॉडी में कर क्या रहा है? डीएनए के पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे विरासती मालूमात कहते हैं कि माँ बाप से बच्चों में जो खसूसियात जाती है वो डीएनए के थ्रू जाती है। एक वक्त तक पता ही नहीं था कि खसूसियात माँ बाप से बच्चों में जाती भी है कि नहीं, फिर इस पर बात हुई। लोग हमेशा से जानते तो थे कि बच्चा शक्ल में माँ बाप जैसा है, लेकिन खसूसियत माँ बाप से बच्चों में जाने की बात समझ में नहीं आती थी। फिर समझ में आया कि गैमीट्स के थ्रू खसूसियत माँ बाप से बच्चों में जाती हैं। गैमीट तो सेल्स हैं, सेल के अंदर वो क्या है जो खसूसियत को माँ बाप से बच्चों में ले जाता है? पता चला वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसी क्या चीज है? क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम के अंदर वो एग्जैक्ट चीज क्या है जो खसूसियत को बच्चों में लेकर जा रही है? वो डीएनए है। तो ये इंफॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में जाती है। ये न्यूक्लियोटाइड्स की वो खास तरतीब होती है जो बताएगी कि आपका कद ज्यादा होगा या कम, आपका ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, आपकी स्किन का कलर जो है वो लाइट कलर होगा या डार्क कलर होगा, आपकी बॉडी में कौन सी प्रोटीन बनेगी कौन सी नहीं बनेगी, हर एक बात डिसाइड होकर आनी है न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब से। और ये तरतीब डिसाइड करती है कि अमाइनो एसिड किस तरतीब में जुड़ेंगे और कौन सी प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन जिस तरह का काम करेगी वैसा आपके अंदर करैक्टर होगा। इसका मतलब काम इस तरतीब से हो रहा है कि डीएनए से बनता है आरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और मैसेंजर आरएनए से बनती है प्रोटीन, और प्रोटीन आपके अंदर खसूसियात पैदा करती है। तो जो डीएनए का सेगमेंट होता है इसके अंदर जो सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, वो सीक्वेंस डिसाइड करती है कि मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड्स की, और वो डिसाइड करती है कि प्रोटीन के अंदर क्या सीक्वेंस होगी अमाइनो एसिड्स की। तो इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं जीन का एक्सप्रेस हो जाना। और डीएनए का उतना सा टुकड़ा, द सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो टुकड़ा जिसके अंदर किसी एक खसूसियत की सारी इंफॉर्मेशन हो, उसको हम एक मुकम्मल जीन कहते हैं। तो कहते हैं फलां बात आपकी जीन्स में है, तो वो जीन ये वाली GENE वाली जीन है। रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए एक नस्ल से अगली नस्ल में चला जाता है और विरासती मालूमात एक जनरेशन से अगली जनरेशन में चली जाती है। डीएनए के बाद न्यूक्लिक एसिड की दूसरी टाइप है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स से बनता था, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स से बनता है। बाकी चीजें वही हैं कि इसके अंदर भी तीन चीजें होंगी, एक शुगर होगी, नाइट्रोजनस बेस होगी और फास्फेट ग्रुप होगा। लेकिन यहां पर शुगर राइबोज नहीं, डीऑक्सी राइबोज है। यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन है, थायमीन नहीं है, उसकी जगह यूरासिल है। तो ये वो फर्क है जो आप देखकर चलेंगे। वो डबल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड, वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड, उसमें राइबोज शुगर है, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर है, उसमें थायमीन है, इसमें यूरासिल है, बाकी चीजें सेम टू सेम। इसकी तीन मेजर टाइप्स हैं। ये एक बात याद रखिएगा कि आरएनए की सिर्फ तीन टाइप्स नहीं है, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन तीन मेजर टाइप्स हैं। उनमें से पहली है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जिस तरह के नाम से जाहिर है, मैसेज को लेकर जाने वाला आरएनए, तो वो आरएनए का टुकड़ा या आरएनए की वो टाइप जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से लेकर राइबोसोम तक जाती है, उसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं।
होता कुछ यूं है कि सेल के अंदर डीएनए पड़ा होता है, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए जाता है राइबोसोम्स के पास जो कि प्रोटीन बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने काम करना है। दूसरी चीज है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम है किसी चीज को ट्रांसफर करना। प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए, तो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को ला लाकर राइबोसोम के हवाले करता है कि वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखे हुए कोड के मुताबिक अमाइनो एसिड्स को एक तरतीब से जोड़ता जाए और उस करेक्ट सीक्वेंस से प्रोटीन बन जाए। आरएनए की तीसरी मेजर टाइप है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए असल में वो मशीन है, असल में वो पुर्जा है जिससे राइबोसोम बना होता है। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट है राइबोसोम्स के। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन के बनाने में ये सारी चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं। प्रोटीन के बनाने के लिए डीएनए और आरएनए को मिलकर काम करना पड़ता है। तो हम इस मॉडल को समझते हैं कि डीएनए और आरएनए की वर्किंग का मॉडल क्या है। तो डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम में होता है और इसमें हजारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनफैक्ट लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए की लेंथ के साथ साथ कुछ स्पेशल किस्म के सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं। मतलब आप एक डीएनए बना देते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं डीएनए बना देता हूं, तो इस डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स होंगी, हर जीन अलग खुसूसियत को कंट्रोल करेगी। तो ये जो जीन्स हैं, हर एक जीन के अंदर खास तरतीब में न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और वो एक खास तरतीब से प्रोटीन बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो इसकी वर्किंग के लिए आप इस डायग्राम को देखिए कि ये आपके पास एक सेल है, ये सेल के बाहर सेल की मेम्ब्रेन है जो सारी इस तरह से बनी हुई है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस पड़ा है, सेल का एक बड़ा खास और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। इस न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम, ये क्रोमोसोम्स पड़े हैं। तो ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में डीएनए भी है, प्रोटीन भी है। हम इस वक्त किसकी बात करेंगे? डीएनए की। इसके अंदर जो ये जो डीएनए है, इस डीएनए ने एक खास प्रोसेस के जरिए आरएनए बनाना है जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, ये न्यूक्लियस में नहीं ठहरता। ये कहां आता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पड़े होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्रियां। राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए वो मशीन है जो प्रोटीन बना सकती है। तो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में पड़ा है, मैसेंजर आरएनए इसके पास पहुंचता है, ट्रांसफर आरएनए इसको अमाइनो एसिड्स ला ला कर देता है, और जब ट्रांसफर आरएनए इसको अमाइनो एसिड्स ला ला कर देगा तो ये उनको उसी तरतीब से जोड़ेंगे जिस तरतीब से कोड मौजूद होगा मैसेंजर आरएनए के पास, और उसी तरतीब से अमाइनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बना देंगे। अब बातें समझे, मैसेंजर आरएनए के जिम्मे क्या काम लगा है? मैसेंजर आरएनए के जिम्मे है वो तरतीब लाना डीएनए से, जिस तरतीब से अमाइनो एसिड्स को जोड़ना है। तरतीब लाना किसकी जिम्मेदारी है? मैसेंजर आरएनए की। उस तरतीब के मुताबिक अमाइनो एसिड्स लेकर आना किसकी जिम्मेदारी है? ट्रांसफर आरएनए की। और अमाइनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन बनाना किसकी जिम्मेदारी है? राइबोसोम की, जो असल में राइबोसोमल आरएनए से ही बना होता है। तो इस तरीके से इसने काम करना है। तो यहां पर अगर हम वर्किंग देखें तो डीएनए जीन की वर्किंग के दौरान एक खास सीक्वेंस में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कॉपी होते हैं, इनकी कॉपी से बनता है मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए बनने का जो अमल है ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मैसेंजर आरएनए के पास सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, जो उसको राइबोसोम के पास ले जाता है। राइबोसोम उसको पढ़ के उसी खास तरतीब से अमाइनो एसिड्स को जोड़ता है और प्रोटीन बना देता है। ये स्टेप कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का वैसे तो मतलब बनता है तर्जमा, तो असल में न्यूक्लियोटाइड्स ट्रांसलेट हो रहे हैं किसमें? अमाइनो एसिड्स में, और प्रोटीन बन रही है। तो ये इनका वर्किंग मॉडल है। तो यहां पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, बायो की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो की वो ब्रांच जिसमें हम स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी टाइप्स, मोनोस्क्राइड, डाइस्क्राइड, पॉलीस्क्राइड्स, इनकी डिटेल्स हैं, हमने इन सबको डिटेल से पढ़ा है। फिर उनकी फेमस एग्जांपल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज, काइटन। फिर कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस हैं, प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन, अमाइनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन,
लिपिड्स और उसके अंदर मौजूद फैटी एसिड्स का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद डीएनए और आरएनए की सारी डिटेल्स की पॉइंट्स में लिखी हैं। एक्सरसाइज में हम एमसीक्यूज को देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में सबसे अहम तरीन काम कौन सा कर रहे हैं? तो ये आपको एनर्जी देते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि दे एक्ट एज एंजाइम। नहीं, एंजाइम के तौर पे तो प्रोटीन एक्ट करती है, तो ये आंसर ठीक नहीं है। रेगुलेट प्रोसेसेस करना भी ज्यादातर प्रोटीन्स का ही काम होता है। मेम्ब्रेन बनाना भी प्रोटीन और लिपिड्स का ही काम होता है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। चले चेक कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर सिंगल शुगर्स, ये बात तो ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, गलत बात। मोनोसैकेराइड्स जायके में मीठे होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स तो टेस्टलेस होते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, ये भी गलत बात है। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं प्लांट सेल वॉल में, जिस तरह के सेलुलोज। पॉलीसैकेराइड डिसॉल्व इजीली, नहीं इजीली डिसॉल्व नहीं होते, बल्कि ये डिसॉल्व होते ही नहीं है। बहुत ज्यादा पानी गर्म कर लें तब डिसॉल्व होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा था? मोनोसैकेराइड्स आर सिंगल शुगर्स। व्हाट इज ट्रू अबाउट सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में कौन सी बात ठीक है? क्या ये जायके में मीठी है? नहीं। क्या ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाती है? सेलुलोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए सेलुलेज, वो हमारे पास नहीं है, तो ये डाइजेस्ट नहीं होती। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट्स, ये बात ठीक है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये बात गलत है। Which of the following protein is involved in oxygen transport? ऑक्सीजन को लाना ले जाना जिम्मेदारी हीमोग्लोबिन की है। वैसे तो आप बड़ी क्लासेस में जाके मायोग्लोबिन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करती है। Which component of an amino acid determine its unique properties? अमाइनो एसिड में कौन है जो उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है? अमाइनो एसिड्स में पांच चीजें। अगर हम एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाए तो सेंटर में कार्बन है, फिर एक तरफ COOH है, एक तरफ NH2 है यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, एक तरफ सिंपल हाइड्रोजन है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप है। इन पांचों चीजों में से सिर्फ अल्काइल ग्रुप का फर्क आता है अमाइनो एसिड्स में। इसका मतलब ये अल्काइल ग्रुप ही यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह बनता है, बाकी सब तो सेम प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे। तो हमारा सही आंसर क्या है? R ग्रुप, जिसे आप साइड ग्रुप भी कह रहे हैं। नेक्स्ट है विच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। बीमारियों से लड़ने वाली प्रोटीन्स कौन सी हैं? एंटीबॉडीज। उनके मुकाबले में जो मायोसिन है ये मसल्स बनाती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है, फिब्रिनोजिन ब्लड क्लॉट बनाती है। तो हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है? एंटीबॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मोस्ट लिपिड्स। लिपिड्स किससे बने हैं? लिपिड्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं। अमाइनो एसिड से तो प्रोटीन बनती है, ये गलत है। न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, सिंपल शुगर से पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिफर फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्या फर्क है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में? पहला ऑप्शन है दे हैव मोर हाइड्रोजन एटम, ये तो कोई शर्त नहीं थी। दे कंटेन डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन, ये फर्क है। अनसैचुरेटेड के पास डबल बॉन्ड है, सैचुरेटेड के पास नहीं है। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अनसैचुरेटेड लिक्विड होते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन एनिमल फैट, ये भी गलत है। प्लांट्स में होते हैं मोस्टली अनसैचुरेटेड, प्लांट के ऑयल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का फंक्शन कौन सा नहीं है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, ये तो फंक्शन है। दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करना जिम्मेदारी थी न्यूक्लिक एसिड्स की, डीएनए और आरएनए की, तो ये प्रोटीन्स का फंक्शन नहीं है। दे हेल्प इन डाइजेशन फूड, प्रोटीन खाने को हजम करने में मदद तो करती हैं। दे फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट भी करती हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना हीमोग्लोबिन की जिम्मेदारी है, आप HB टेस्ट भी करवा के आते हो। खाना डाइजेस्ट करने में तो बेशुमार प्रोटीन है, मैं किसी एक का नाम लिख देता हूं, पेप्सिन बहुत मशहूर है। अच्छा, और बीमारियों से लड़ने वाली प्रोटीन्स थी एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट मेक्स अप अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, ये तो ठीक लग रहा है। शुगर होती है न्यूक्लियोटाइड में, फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेस होती है, ये ठीक कर लेते हैं। बाकियों को भी चेक करें। अमाइनो एसिड नहीं होता, तो ये यहीं से गलत हो गया। फैटी एसिड नहीं होता, प्रोटीन नहीं होते, ये यहीं से गलत हो गए। तो इसका सही आंसर है ए यानी कि अल्फा। नेक्स्ट है विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। अच्छा, आपने 5 नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ी हैं,
एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन दोनों में होती हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी। आगे फर्क आ जाता है कि डीएनए के पास होती है थायमीन और आरएनए के पास जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो है यूरासिल। तो हमारे पास यहां पे राइट आंसर क्या है? विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन आरएनए? आरएनए के पास यूरासिल है, ये डीएनए के पास नहीं होता। और यहां पर ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे सेशंस को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।